दुनिया में जितने भी ग्रेट न्यूज़पेपर्स हुए हैं यानी महान अखबारात, ये महान इसी वजह से हो पाए कि पब्लिक का उनमें फेथ था। वो इस वजह से कि पब्लिक के इश्यूज़ को वो हमेशा अनबायस्ड तरीके से, गैर जानबदाराना तरीके से सरकारों तक ले जाते रहे ताकि उनके ऊपर कोई एक्शन हो या ना हो, लेकिन अपनी तरफ से एक अनथक मेहनत है वो जारी रखते रहे। और सरकारों के तय ये बेशक अनफ्रेंडली क्यों ना रहे हों, लेकिन सरकारें भी कम से कम ये बात यकीन हमेशा रखती हैं कि जो बात ये लेकर आ रहे हैं वो बात होगी सही। हम उसको पब्लिक में माने, एडमिट करें या ना करें, वो एक अलग बात है। लिहाजा वो मीडिया आउटलेट्स, वो न्यूज़पेपर्स जो पब्लिक का फेथ एंजॉय करते हैं, पब्लिक का ट्रस्ट एंजॉय करते हैं, वो ग्रेट हुए हैं दुनिया भर में। ऐसे जो बहुत सारे ग्रेट न्यूज़पेपर्स हैं जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस बने, उनमें एक इंटरनल एक सिस्टम रहा करता है। वो एक इंटरनल ओम्बुड्समैन अपॉइंट करते हैं विद इन द न्यूज़पेपर सिस्टम। इंटरनल ओम्बुड्समैन यानी जो भी चीज़ उस न्यूज़पेपर से या उस मीडिया हाउस से प्रोड्यूस हो रही है, आ रही है, जो लेख लिखा जा रहा है या जो बोले जा रहे हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखी जाए। वहाँ पे अगर कोई गलती हो तो उसको भी क्लैरिफाई किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर रीडर्स की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से अगर कमेंट्स आ रहे हों, इनपुट्स आ रहे हों, फीडबैक आ रही हो, उसको कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते रहना और देखना कि उसका जो रिलेशन है, जो फर्दर डेवलपमेंट से उनके साथ क्या है, फिर उसके बेसिस के ऊपर टाइम टू टाइम जो रीडर के सामने रिस्पॉन्ड करना। ऐसी डेजिग्नेशंस भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में होती हैं जिसको बोलते हैं रीडर्स एडिटर। आजकल तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स या मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेस हैं वो एडिटर्स ही नहीं रखना चाहते, रीडर्स एडिटर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। रियलिज़म एक अलग चीज़ होती है, आइडियलिज़म एक अलग चीज़ होती है। रियलिज़म में बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। आइडियलिज़म में इंसान कोशिश तो कर सकता है, ख्वाब तो देख सकता है। जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो वीडियो ब्लॉग मेरा आप देखते हैं, इसकी जो ऑडियंस कंस्टिट्यूएंसी है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो भी मेरी बात की बहुत इज़्ज़त करते हैं। रिस्पॉन्सेज आते हैं बहुत ज़्यादा, लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखते हैं और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग फ़ोन करते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके अपनी बात बताते हैं। सबको रियल टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता। तो मेरे जहन में एक बात थी कि उसके पैटर्न के ऊपर कम से कम हफ्ते में एक बार ऐसा हो कि हफ्ते भर के कोई एक एपिसोड, 2 एपिसोड या कई एपिसोड जिसके ऊपर रिस्पॉन्सेज, जिसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत हो और ज़्यादा जिसके ऊपर फीडबैक आई हो, ज़्यादा कमेंट्स आए हों, वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हों, उनको दोबारा से एनालाइज करके फिर से रीडर्स के सामने रखा जाए। उस सिलसिले में आज ये पहला एपिसोड है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर संडे को ये एपिसोड शाम के बजाय सुबह के वक्त आपके सामने आए, और अगर हफ्ते में ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी ऐसा प्रोग्राम लाया जा सकता है। और इसके अलावा जो कि क्या हफ्ते भर के सारे एपिसोड्स के बारे में इस पर बात होगी, ज़रूरी नहीं है। अगर किसी एक एपिसोड के ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है तो उसी के ऊपर बात हो सकती है। अगर हफ्ते में 2 या 3 एपिसोड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो उस पर भी हो सकती है। जो रूटीन है एपिसोड जो है वो अपने वक्त के ऊपर आता रहेगा, 4 या 5 बार एक हफ्ते में। आज मैं एपिसोड 163 जो मैंने कहा था कि कीप और यूनिवर्सिटीज़ फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, जो सैटरडे को शाया हुआ था, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सैटरडे से और संडे के दिन में बहुत सारे वाइस चांसलर्स और बहुत सारे लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं हायर एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने कल ही अपने इस एपिसोड के आगाज़ में ही मैंने एक बात कही थी कि ये जो इशू है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, ये किसी 1 या 2 एपिसोड का मोहताज नहीं है। इसमें कई दिन बात हो सकती है, इसमें हफ्ता या 10 दिन भी अगर हम बात करना चाहें तो बात हो सकती है। उसकी बड़ी वजह ये थी, जब मैं ये बात कह रहा था, मैं इस बेसिस के ऊपर नहीं कह रहा था कि मेरे सामने 10 इश्यूज़ या 15 इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जाकर मैं बात करूँगा। मैं इस बेसिस के ऊपर कह रहा था, मुझे अंदाज़ा था कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे 10 या 12 यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में हैं, उनमें कुल मिला के लगभग 30,000 के करीब
टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। यानी ये यूनिवर्सिटीज़ लगभग 30,000 लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है 4.5 या 5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है और ये यूनिवर्सिटीज़ 30,000 लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। और इनका जो एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है वो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के थ्रू नहीं होता है। तो लिहाजा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिशियंस में और ब्यूरोक्रेट्स में कितना शौक होगा, कितना इंटरेस्ट होगा कि वो यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम को सामने वाले दरवाजे से या पीछे वाले दरवाजे से किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करें। ये एक ऑफिसर या एक पॉलिटिशियन की बात नहीं है, ये एक दौर या 2 दौर की बात नहीं है, 1 साल या 2 साल की बात नहीं है। ये एक सिलसिला चलता आ रहा है जो एक कल्मिनेशन की तरफ जा रहा है। लगभग 50,000 के करीब स्टूडेंट्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक यूथ बल्ज है वो इस वक्त कहाँ पे पार्क्ड है। इसकी वजह से कोई भी चाहेगा कि यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम में उनका किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस, किसी न किसी तरीके से कंट्रोल हो। ये एडिशन करने के बाद मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये एक इतनी वर्क फोर्स है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने स्टूडेंट्स इनमें बैठे हुए हैं और इनका इतना एक फिर वाइड नेटवर्क सोसाइटी के साथ भी एक एंगेजमेंट होती है। इनके इश्यूज़ जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स या मेन स्ट्रीम कवरेज है, एवरीडे न्यूज़ रिपोर्टाज है, उसमें बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आ जाते। तो जब ये बात, मेरा ये छोटा सा जब प्रोग्राम गया, उसका फीडबैक जब आई, अंदाज़ा लगा कि इश्यूज़ कितने ज़्यादा हैं। अब हर इशू को उसके इंटायरिटी में जाकर डील नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात मोटे तौर के ऊपर है जो मैंने कहा था, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, वो बहुत सारे लोग उसका बुरा भी मनाते हैं। वो एक बहुत ही पॉजिटिव बात है, हालांकि मैं नेगेटिव रहना चाहता हूं जब तक कोरोना वायरस दुनिया से ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन वो पॉजिटिव इस संदर्भ में है। आई ऑफन मेक ए रेफरेंस टू द डेवलपमेंट्स ऑफ अगस्त 5, क्योंकि जो अगस्त 5 की डेवलपमेंट है वो मॉन्यूमेंटल, वो ह्यूज डेवलपमेंट थी। उसमें जो सारी चीज़ें उसके फॉल आउट में कंट्रोल करनी, उसके लिए एक जो प्लान ऑफ एक्शन है वो होना चाहिए आपके पास, ताकि उनकी सारी चीज़ों को कंट्रोल। अगस्त 5 में सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को हटाना, एक कानून को हटाना, एक कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविज़न को हटाना, एक स्टेट का स्टेटस जो है वो तब्दील करना, ये सारी चीज़ें ही नहीं करनी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेट के साथ होती हैं, उन सब का भी, उन इंस्टीट्यूशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन है हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास करके एक फ्रस्ट्रेशन है, और इसको अगर गवर्नमेंट एक पॉजिटिव तरीके से समझने की कोशिश करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जून 2018 में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो जिन भी सर्कमस्टांसिस में गिर जाती है, उस तफसील में हम नहीं जाते। उसके कुछ देर के बाद लेजिस्लेचर भी डिसमिस हो जाती है। अब जून 2018 से लेकर अगस्त 2019 तक हमें और आपको नहीं पता था, लेकिन जो स्टेट क्राफ्ट में लोग एंगेज थे, स्टेट के सिस्टम में जो लोग एंगेज थे, जाहिर सी बात है कि इन रन अप टू ए मेजर डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ थी। वोरा साहब यूनिवर्सिटी जब गवर्नर थे यहाँ पे, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, इस हद तक इंटरेस्ट लेते थे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की ब्यूरोक्रेसीज उसको मदाखलत भी समझती थी कि अनड्यू इंटरफेरेंस भी उनका यूनिवर्सिटी का एवरीडे अफेयर्स में होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी लगातार रहती थी। मलिक साहब आए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के निज़ाम में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि जो मलिक एडमिनिस्ट्रेशन है इनकी अटेंशन किसी और प्रोजेक्ट की तरफ थी जो जाकर कल्मिनेट हुआ अगस्त 2019 में। अब जो जम्मू कश्मीर, लिहाजा जून 2018 से लेकर अगस्त 2019 तक यूनिवर्सिटीज़ के जो एवरीडे अफेयर्स हैं, पॉलिसी मैटर्स हैं, बाकी मामलात हैं, उनके ऊपर स्टेट की तरफ से ज़्यादा कोई अटेंशन आई ही नहीं। अब जब अगस्त 2019 की जो डेवलपमेंट हुई, स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन हुई, उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ, बहुत सारी क्या, यानी उनके ऊपर तो जितनी बात की जाए उतनी कम है कि सारी की सारी चीज़ें तब्दील हो गई। लेकिन अगर आप एक्ट का दोबारा एक बार फिर से आप मुताला करें, आप उसमें देखते हैं कि वो एक्ट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर साइलेंट है। यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक्ट में कोई तरमीम नहीं आई है। तो लिहाजा यूनिवर्सिटीज़ में सिस्टम क्या हुआ करता था, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू है, इनके जो चांसलर हैं वो गवर्नर हुआ करते हैं जम्मू कश्मीर के। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, उनके चांसलर भी गवर्नर होते हैं। अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो नई बनी थी, इनके चांसलर चीफ मिनिस्टर। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके चांसलर चीफ मिनिस्टर।
अगस्त 2000 बाद के जो डेवलपमेंट है, अब गवर्नर रहे लैम डक, क्योंकि एंड ऑफ अक्टूबर में नए सिस्टम ने शेप लेनी थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के बनकर आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ना तो गवर्नर हैं ना चीफ मिनिस्टर हैं। अब वो या तो आपको एक्ट तब्दील करना है या दूसरा क्या तरीका हो सकता है। तो लिहाजा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एक तरीके से पब्लिक में डिस्कशन नहीं हुई, यूनिवर्सिटी एक तरीके से लंबे वक्त तक लीडरलेस रही कि ना चांसलर वाली जो जम्मू यूनिवर्सिटी जिनके गवर्नर चांसलर होते थे ना उनको चांसलर मिला, और जिनके चीफ मिनिस्टर चांसलर होते थे ना उनको चांसलर मिला। अब ये जाकर जो फैसला है इस सिलसिले में लिया गया अप्रैल की 4 तारीख को लिया गया। अप्रैल की 4 तारीख यानी जब कोरोना वायरस के जो कंसर्न्स हैं वो ऑलरेडी हर दूसरी चीज़ को ओवरटेक कर चुके हुए थे। लिहाजा जब नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए एंड ऑफ अक्टूबर में, जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तब से लेकर एंड ऑफ मार्च तक वाइस चांसलर्स की किसी किस्म की कोई मीटिंग उस तरह से जो पॉलिसी डिस्कशन जिस पे करना चाहें वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ यानी अपने चांसलर के साथ नहीं हो पाई। और जब ये बात क्लैरिटी के साथ हो गई कि ये चांसलर हमारे रहेंगे, उसके बाद जो कंसर्न्स हैं वो सारे बदल गए। लिहाजा पॉलिसी इश्यूज़ हैं वो उनके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो ही नहीं पाई। इस दौरान एक चीज़ और भी हुई कि जो यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनल ऑटोनॉमी है उसमें पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा ईगरनेस रहती थी कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर इंटरफेयर करके अपना कंट्रोल है यूनिवर्सिटीज़ में वो जमाएं। बहुत सारी मिसालें हैं, 1, 2 या 4 मिसालें नहीं हैं, बहुत सारी मिसालें हैं इसमें। मुझे याद है एक बार एक यूनिवर्सिटी में इस तरह के कुछ हालात पैदा हो गए कि वहाँ पे कुछ पुलिस की रिक्वायरमेंट पड़ गई। वाइस चांसलर ऑटोनॉमस होते हैं, वाइस चांसलर अपने आप में फ़ैसला ले सकते हैं। वाइस चांसलर ने जब पुलिस को रिक्विजिशन करने की ज़रूरत समझी, आपको पता है ये कश्मीर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हालात बहुत हसास रहते हैं, कई बार आपको पुलिस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जम्मू में ऐसे वाक़या बहुत कम आते हैं। वाइस चांसलर ने जब पुलिस रिक्विजिशन की तो वाइस चांसलर ऑब्वियसली विल नॉट स्पीक टू द SHO, वो IG के लेवल पे बात कर लेंगे या DG के लेवल पे बात कर लेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया पुलिस भेजने के लिए। उन्होंने कहा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोलो, वो भेजेंगे पुलिस। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी है, हम आपको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जब हायर एजुकेशन के साथ बात की तो हायर एजुकेशन ने बहुत सारी लंबी उनको जो लिस्ट है वो सुना दी। उन्होंने कहा कि भी आप फलां जगह पे आपने हमारी बात नहीं मानी, हमने एक आपको ज़ाती काम बताया था, किसी को एडजस्ट करना था, ये करना था, वो करना था। ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइम टू टाइम हो जाता है। वो जो ऑटोनॉमी को इरोड करने का प्रोसेस है उसमें बहुत सारे वाइस चांसलर्स खुद भी, वो भी कोलैबोरेटर रहे हैं, वो खुद भी जाकर दावत देते हैं कि मुझे एक्सटेंशन रहेगी, मैं आपकी गुड बुक्स में रहूँगा, आप मुझे प्रेजेंट कीजिए कि मैं बाकी वाइस चांसलर से बड़ा हूँ, मैं कोई बहुत बेहतरीन आदमी हूँ, तो आप आइए, आपको दावत है, आप यूनिवर्सिटीज़ के जो एवरीडे अफेयर्स हैं, मामलात हैं, उसमें आकर आप इंटरफेयर कर सकते हैं। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं रही है, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और किस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स के भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को जाकर अंदर से जाकर कंट्रोल कर लें। कल का जो हमारा इशू था वो था विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जम्मू एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, जिनमें इन्होंने सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। उसमें जो फर्दर मैंने रिसर्च की, फर्दर लोगों के साथ बात की, उसमें 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये है कि ये जो वाइस चांसलर्स हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो शेप अप हुई हैं, ये 2017 में ये शेप अप हुई है, यानी जनवरी 2017 में हुई हैं। उसके मुताबिक जो इस वक्त वाइस चांसलर्स हैं उनकी टर्म 2022 में एंड होनी चाहिए, 2022 में होनी चाहिए। लेकिन 2020 में आप एक सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं जो वाइस चांसलर के साथ कोई कंसल्टेशन, ज़रूरी नहीं है कि आप वाइस चांसलर से जाकर परमिशन ले लें कि हम एक सर्च कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं, लेकिन आप वाइस चांसलर्स को बता तो सकते हैं कि हम आपको रिमूव करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं, और इसलिए हमने ये नई सर्च कमेटी, एक डिग्निटी जो है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी का कॉम्प्रोमाइज़ है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिग्निटी कैन नॉट रिप्लेस एन ईगरनेस फॉर जॉब। जॉब का होना एक अलग बात होती है, डिग्निटी का होना एक अलग बात होती है, और इन दोनों चीज़ों के बीच में जो फाइन बैलेंस है उसका बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। सर्च कमेटी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है। मेरा जो कल मैंने बात की थी, मुझे सबसे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, मेरी रिजर्वेशन उसमें यह थी कि
जो आपने सर्च कमेटी, उसमें मैंने क्लैरिफाई भी किया था कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी निगरानी में 2 वाइस चांसलर्स मिलकर एक ये सर्च कमेटी बनाते हैं, वो ढूंढ लेंगे। मैंने गलती से कह दिया था 2 ऑफिसर्स और 1 वाइस चांसलर, असल में 1 ऑफिसर और 2 वाइस चांसलर हैं। जो ऑफिसर भी हैं इसमें, जिनको चेयरमैन बनाया हुआ है इसका कमेटी का, असगर समोन साहब, ये जो इनका जो अबव बोर्ड, इनके बहुत हाई इंटीग्रिटी के ये ऑफिसर हैं और बहुत बेहतरीन ऑफिसर हमेशा इनकी कारकर्दगी रही है। ये हमारी ख्वाहिश रहेगी, हमारी दुआ रहेगी कि जब इनका वक्त आता है, मौका आता है, ये जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी बने या मरकज़ में जाकर भी किसी बड़ी पोजीशन के ऊपर बने। लेकिन वाइस चांसलर को तय करना वो इट्स नॉट ए पर्सनल थिंग। असगर समून साहब कल कोई दूसरे कोई भी ऑफिसर हो सकते हैं, ये उनका काम नहीं है। एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए जो ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक़ ना रखती हो, जो इन सारी चीज़ों के साथ जो है जिसमें कोई एक इस किस्म की गुंजाइश ना हो कि वो एक्सपर्टीज़ उसके पास इस किस्म की हो कि जब जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, यूनिवर्सिटी की जो लीडरशिप हैं, उसमें ये इम्प्रेशन न जाए कि उनके पास एक ब्यूरोक्रेटिक सबसर्वियंस बनी रहेगी। इस वक्त ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी नई वाइस चांसलर ढूंढने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए, जबकि इनकी मियाद जो है वो होनी चाहिए 2022 तक। अब उसमें जो इंटरनल डिस्क्रिपेंसीज हैं वो इस किस्म की हैं कि जो ये वाइस चांसलर्स हैं, बहुत सारे वाइस चांसलर्स अपने रिटायरमेंट के करीब किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनते हैं और जब उनकी वहाँ से टर्म ख़त्म हो जाती है वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जीते हैं। बहुत सारे वाइस चांसलर्स ऐसे होते हैं जो नौजवान उम्र में आ जाते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आते हैं, वाइस चांसलर रहते हैं, अपने 3 साल का या 5 साल का जो वक्त है वो पूरा करते हैं, वापस अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। यानी असल में उस यूनिवर्सिटी में जो उनके कागजात हैं वो ये बताते हैं कि वो इस वक्त फ़लाँ दूसरी यूनिवर्सिटी में डेपुटेशन पे हैं। इसलिए जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर के वाइस चांसलर हैं, ये भी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पे आते हैं। 1 महीना पहले अप्रैल के महीने में इनका जो डेपुटेशन है उसमें 1 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दी गई है और विद इन ए मंथ सर्च कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। सर्च कमेटी भी उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूट की है जिन्होंने डेपुटेशन इनका मंजूर किया है 1 साल के लिए। और तो लिहाजा ये सुबह का क्या फ़ैसला हो रहा है, शाम का क्या फ़ैसला हो रहा है, उसकी कोई समझ नहीं आ रही है। सब वाइस चांसलर चाहते हैं कि एक बड़ा अच्छा कमेंट आया, उनका मैं नाम लिए बिना मैं आपको बताऊँगा, वो मैं आखिर में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स खुद किस हद तक जिम्मेवार हैं अपने ऑटोनॉमी के इरोजन के लिए। अब एक इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 2015 में जब नई गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, उन्होंने एक एक्ट लाया, असेंबली में लेजिस्लेशन आया और लेजिस्लेशन ने ये कहा कि जो वाइस चांसलर्स की टर्म होगी वो 3 साल से बढ़ाकर 5 साल तक की गई। अब जब क्योंकि पोस्ट अगस्त 5 बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो इस चीज़ के ऊपर साइलेंट था, लेकिन अप्रैल के पहले महीने में जब ये बात डिसाइड करके सामने लाई गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहेंगे चांसलर सारी यूनिवर्सिटीज़ के, तब ये बात भी आई थी कि जो टर्म है वो वापस घटाकर 3 साल तक कर दी गई है। अब ये जो वापस घटाकर टर्म 3 साल तक की जाती है, इसका इफ़ेक्ट क्या प्रोस्पेक्टिव होगा या रेट्रोस्पेक्टिव होगा, इसके बारे में कानून क्या कहता है। कानून कई बार प्रेसिडेंस फॉलो करता है, एनोलॉजी फॉलो करता है कि पहले अगर कोई ऐसी चीज़ हुई तो वो क्या हुई। 2015 में जब ये एक्ट लाया और उसके मुताबिक जब टर्म बढ़ाकर 5 साल कर दी गई, 2018 में कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खुर्शीद अंद्राबी और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आर.डी. शर्मा, इनकी टर्म पूरी हो रही थी 3 साल के एतबार से। शर्मा ने तो अपने 3 साल के जब वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार किया और चले गए, लेकिन अंद्राबी कुछ हफ्ते पहले कोर्ट में चले गए। वो कहते हैं कि कानून इस वक्त ये कह रहा है कि आपकी टर्म 5 साल की होनी चाहिए, लेकिन ये मुझे 3 साल में ही वापस घर भेज रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सर्विस इस तरह से प्रोटेक्ट होती है कि अगर आपकी डे ऑफ अपॉइंटमेंट में कोई इस किस्म का ऑर्डर होता है जो आगे जाकर उसके एडवर्स इफेक्ट होते, तो उस सूरत में आप क्या करते। लिहाजा ये है कि ये इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं मिल सकता है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको जो टर्म जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस दिन जो टर्म आपकी तय की गई थी, अगर वो 3 साल की है तो आप 3 साल के बाद बाइज्जत घर चले जाइए, आप 5 साल का इंतजार। लिहाजा दिस इज़ ए सेटल पॉइंट ऑफ लॉ कि जो लोग जिनकी टर्म 5 साल के लिए मुकर्रर की गई थी
उनको 5 साल ही रहना चाहिए। और जो अब ये जब तरमीम आई है, इसमें अमेंडमेंट आई है और इन्होंने बताया कि अब 3 साल रहेगी टर्म, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनकी होनी चाहिए। आइडियल सर्कमस्टांसिस ये है अगर इसमें बीच में कोई और तब्दीली ना आ जाए। एक सवाल ये था कि गवर्नमेंट की जो है वो इसमें इंटरफेरेंस जो है वो क्यों ज़्यादा, ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा इंटरफेरेंस क्यों हो जाती है। एक सज्जन है, उन्होंने पब्लिक कमेंट दिया, वो यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि टाइम टू टाइम वाइस चांसलर्स इतने इनएफिशिएंट और इतने करप्ट भी रहे हैं कि जो खुद ये इनवाइट कर लेते हैं गवर्नमेंट को कि आप आइए और आप हमें आकर कंट्रोल कर लीजिए। और अब ये जब ये सारे मामलात हो रहे हैं तो बहुत सारे वाइस चांसलर जो हैं वो अभी भी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वाइस चांसलर होने के जो तय उनकी जो गरिमा है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो डिग्निटी है, उसके मुताबिक जिस तरह से उनको इश्यूज़ टेकअप करने चाहिए उस तरह से वो इश्यूज़ टेकअप कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसमें आई वुड अगेन लाइक टू डिफेंड द वाइस चांसलर्स कि वो एक वाइस चांसलर्स लेजिस्लेशन नहीं बनाया करते। वाइस चांसलर सारे फैसले खुद नहीं कर लेंगे। कुछ महीने पहले नया, मेरे ख्याल से जनवरी के महीने में जम्मू कश्मीर का नया वारंट ऑफ प्रेसिडेंस वो जारी हुआ। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में ये कि प्रोटोकॉल के एतबार से, इज़्ज़त के एतबार से आप किसको कहाँ पे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर टॉप पे रहेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जजेस कहाँ होंगे, चीफ सेक्रेटरी कहाँ होंगे, करते करते सारा हर चीज़, हर जो एक डिग्नेटरी हैं स्टेट के, उनका एक लिस्ट में बताया हुआ है। उस वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में, वारंट ऑफ प्रोटोकॉल में जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, इनका प्रोटोकॉल डिविजनल कमिश्नर से नीचे रखा गया है। अगर ये डिविजनल कमिश्नर से नीचे हैं तो ये किसी भी ऑफिसर का सेक्रेटरीट से आया हुआ हुक्म है उसको कैसे डिफाई कर लेंगे। ये जो आज का सारा एपिसोड था, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, उन इनपुट्स के ऊपर बेस्ड था ये सारा। लेकिन कुछ लोगों ने लिख के भेजे हैं लंबे लंबे लेख, जो वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मैं आज या कल के दिन में आपके साथ शेयर करूंगा। आज का ये पहला एपिसोड देखने के लिए आपका शुक्रिया।